आज की ये डबल मर्डर की कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। बुलंदशहर में एक लोकेलिटी शिकारपुर, बेसिकली शिकारपुर एक कस्बा है। 15 मार्च 2023 को इसी शिकारपुर कस्बे में सुबह के करीब 5:30 या 6 बजते होंगे। दो बच्चियां अपने घर से चीखती हुई, चिल्लाती हुई, रोते बिलखते बाहर निकलती हैं और आसपास के लोगों को इकट्ठा करती हैं और ये बताती हैं कि उनकी माता और पिता का किसी ने कत्ल कर दिया है और कत्ल करके वो फरार हो चुका है। आसपास के लोग फौरन उस घर में जाते हैं और देखते हैं कि घर के आंगन में बेइंतहा खून की धार बही हुई है। वो फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। लोकल पुलिस आनन फानन में वहाँ पर पहुँचती है। उसके बाद फिर उस बॉडी की शुरुआती तफ्तीश करती है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि शायद इनके अंदर अभी भी कुछ जान बाकी है। वो फौरन एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस के ज़रिए इन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जब डॉक्टर्स चेक करते हैं तो जो इनमें से महिला थी इसे मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन पुलिस के बारे में बताते हैं कि इसके अंदर अभी भी कुछ जान बाकी है। पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं इनकी जान बचाने की पूरी कोशिश किया जाए। डॉक्टर्स लग जाते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आखिर में डॉक्टर्स का यही जवाब होता कि वो उस व्यक्ति को भी नहीं बचा सके। पुलिस की टीम बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अब पुलिस के पास जो चुनौती थी वो ये कि आखिर इन दोनों की हत्या किसने की, ये एक मिस्ट्री बनी हुई थी। पुलिस वापस से उस घर में जाती है और वहाँ पर मौजूद जितने भी एविडेंस हो सकते थे उसे कलेक्ट करती है और उसके बाद आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर इस व्यक्ति का किसी के साथ कोई माली मामला या कुछ ऐसी दुश्मनी ज़मीन खेत खलियान को लेकर, क्योंकि अक्सर करके ग्रामीण इलाके में जो विवाद होता है वो ज़मीनी विवाद ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती। इनके दो बच्चियां थी, बच्चियां जिनमें एक जो बड़ी बच्ची थी उसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल थी और जो छोटी थी उसकी लगभग 13 साल थी। इन दोनों से पूछताछ करने का कानून में एक अलग प्रावधान है, क्योंकि जब भी माइनर से पूछताछ की जाती है तो पुलिस सिविल ड्रेस में उससे पूछताछ कर सकती है। वर्दी में किसी भी माइनर बच्चे से पूछताछ नहीं किया जा सकता। तो पुलिस शुरुआती पूछताछ करती है वो आस पड़ोस के लोगों से ही पूछताछ करती है। पूछताछ में कोई भी ऐसा मामला नहीं सामने आता कि कोई ये कहे कि किसी के साथ इसकी कोई दुश्मनी हो, क्योंकि बेसिकली ये एक गरीब फैमिली थी। ना तो कोई प्रॉपर्टी का लेन देन का कोई मामला था, ना तो किसी के साथ कुछ पैसे का लेन देन। अब पुलिस इस कत्ल को सुलझाने के लिए तफ्तीश में जुट जाती है। तफ्तीश करते हुए वो अलग अलग लोगों पर जिन पे शक होता उनके ऊपर नज़र रखती, लेकिन पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में कुछ हाथ नहीं लगता। पुलिस उस इलाके में जो भी इस तरीके के क्रिमिनल होते उनकी लिस्ट निकालती और अपने मुखबिरों से इस कत्ल के बारे में पता लगवाती, लेकिन मुखबिरों के ज़रिए भी जो जानकारी मिलती वो इस कत्ल से रिलेटेड नहीं होती। यानी कोई भी ऐसा मामला, कोई भी ऐसी जानकारी जो इस कत्ल से ताल्लुक़ रखती हो पुलिस को नहीं मिल रही थी। पुलिस अब तमाम कोशिश करने के बावजूद जब आगे नहीं बढ़ पाती तो वो सर्विलांस टीम का सहारा लेती है। वो फ़ौरन जो व्यक्ति था जिसका नाम शब्बीर था और जो महिला जिसका कत्ल हुआ उसका नाम रज़िया था, रज़िया और शब्बीर के मोबाइल नंबर्स की सीडीआर निकालती, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, और उस मोबाइल सेट की भी पूरी जानकारी निकालती। सारी जानकारी निकालने के बाद अब वो एक एक नंबर की बारीकी से तफ्तीश करती। नंबर्स में तो कुछ ऐसा नहीं मिलता, लेकिन जो मोबाइल की गैलरी थी, यानी जो फाइल मैनेजर था, उसमें साउंड बॉक्स में एक ऑडियो मिलती है। ये ऑडियो असल में एक कॉल रिकॉर्डिंग थी, जिस कॉल रिकॉर्डिंग को पुलिस जैसे ही सुनती है उन्हें फ़ौरन समझ में ये आ जाता है कि आखिर कातिल कौन है, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में एक बच्ची जो किसी और से बात कर रही है, अब वो उससे बातचीत में जो कुछ अल्फाज थे उसके वो यही था कि उसे कुछ 15 से 20 नींद की गोलियां चाहिए थी और वो नींद की गोलियां किसी व्यक्ति से कॉल कर मांग रही थी। पुलिस जैसे ही ये रिकॉर्डिंग सुनती है पुलिस को ये समझ में आ जाता है कि इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है,
लेकिन अब भी पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, कोई ऐसा सबूत जो डायरेक्ट उसके ऊपर साबित हो जाए, क्योंकि इसे झुटलाया भी जा सकता था। वो अलग बात है कि आखिर में सख्ती करने के बाद भले ही वो कबूल कर ले, लेकिन शुरुआती मामले में दिक्कत आती, और किसी भी माइनर से शुरुआती मामले में इतनी सख्ती बरतना कानूनन सही नहीं होता है। इस वजह से पुलिस और भी डिटेल निकालने की कोशिश करती है। पुलिस इस रिकॉर्डिंग पे अभी जांच कर ही रही थी, इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। पुलिस जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पढ़ती है, पुलिस को यह समझ में आ जाता है कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। असल में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, उसमें भी जो कत्ल का मामला सामने आया था वो यही था कि धारदार हथियार से इसके ऊपर वार किया गया, और वो हथियार कुल्हाड़ी की शेप में था। लेकिन इससे पहले इन्हें नींद की काफ़ी गोलियां खिलाई गई थी। नींद की गोलियां देने की वजह से जिनके शरीर बेहोशी की हालत में हो चुके थे, जिसके बाद फिर इनका कत्ल किया गया। और इधर पुलिस को एक ऑडियो मिल चुकी थी जिसमें नींद की गोलियों का मामला सामने आया था, नींद की गोलियों के बारे में बातचीत की गई थी। पुलिस को अब यह समझ में आ गया था कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। पुलिस वापस से उस घर में जाती है, और अब उस घर में ही रहने वाली इन्हीं दो पति पत्नी की जो बेटी थी, 15 साल की जो बड़ी बेटी, उसे गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछताछ करती है। और पूछताछ में पुलिस के दो ही सवाल थे कि आखिर तुमने कत्ल किया, कैसे किया, और दूसरा सवाल ये क्यों किया। वो एक एक कर इन सारी चीज़ों का जवाब देती गई। यहाँ तक कि पुलिस का ये बयान था कि जिस तरह से वो जवाब दे रही थी, उसके रवैये और उसके बात करने के अंदाज से पुलिस वालों को ये लग रहा था कि उसने ये कत्ल किया, इस बात का उसे कोई गम नहीं। आखिर ऐसी क्या वजह हुई होगी जिसकी वजह से एक खुद की बेटी अपने माँ बाप की ही इतनी दरिंदगी से हत्या करती है, और हत्या करने के बाद फिर वो उसे बगैर झिझक के कबूल भी कर लेती। पूछताछ में उसने बताया कि आखिर उसने अपनी माता और पिता का कत्ल कैसे किया। असल में जो पिता शब्बीर था, वो जब भी घर आता, घर आने के बाद रात में वो दूध पिया करता था। उस दिन भी वो दूध पीने के लिए मांगता है, लेकिन इस बार जो उसको दूध दिया जा रहा था, उस दूध में बेटी ने नींद की 10 गोलियां मिलाई हुई थी, और माँ जो चाय पीती थी, उस चाय में नींद की 5 गोलियां मिली हुई थी। माँ चाय पीती और पिता दूध पी लेता है, जिसके बाद वो नींद के गलबे में आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और बेहोशी की हालत में बेटी ने जो अपने पास कुल्हाड़ी रखी थी, उस कुल्हाड़ी से लाकर अपने पिता और माता के ऊपर लगभग 12 से 15 बार की, एक एक शरीर पर 12 से 15 बार। और इतनी दरिंदगी से ये वार किया गया कि खून के ज़्यादा बह जाने के कारण इन दोनों की मौत हो जाती है। रात में जब ये इन दोनों का कत्ल करती है, उस वक्त जो छोटी बहन वो सो रही थी, और जो ये बड़ी बेटी थी वो अपने माता पिता का कत्ल कर रही थी। कत्ल करने के बाद इसके कपड़े पर जो खून का छींटा आया था, वो बाथरूम जाती, अपने कपड़े को उतारती और उस कपड़े को धुल देती, जिसके बाद फिर वो उस कुल्हाड़ी को छिपाती है, और छिपाने के बाद फिर वो एक नींद भी मारती है। बताती ये भी है कि वो रात में जब उसे भूख लगी थी कत्ल करने के बाद, तो वो रात ही में चिकन बनाती है, और चिकन बनाने के बाद वो खाना भी खाती है, और खाना खाकर फिर वो अपनी जगह पर जाकर सो जाती है। इधर माँ और बाप की लाश पड़ी हुई, और इधर दूसरी तरफ वो खाना बनाकर खा रही थी। और उसके बाद जैसे ही सुबह होती, सुबह प्लानिंग के हिसाब से वो जैसे ही सोकर उठती, अपनी छोटी बहन को उठाती, और साथ में उठने के बाद जब वो आंगन में जाती तो वो शोर मचाती है, रोती है। उसे तो मालूम था कि आखिर ये क्या हुआ है, लेकिन छोटी बेटी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो वो सीरियस में रो रही थी, लेकिन ये इसका बखूबी ड्रामा कर रही थी। जिसके बाद वो शोर मचाते हुए घर के बाहर जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। फिर पुलिस आती है, पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, हॉस्पिटल पहुंचाती है, और हॉस्पिटल जाने के बाद बाप की मौत होती है, लेकिन माँ की पहले ही मौत हो जाती है। और बाप की जो मौत का कारण था वो यही था, खून के ज़्यादा बह जाने का कारण। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से शब्बीर की मौत हुई थी। कत्ल के पीछे की जो कहानी थी, वो कहानी ये थी कि असल में जो 15 साल की बेटी थी, उसका गांव के ही एक लड़के के साथ अफेयर था,
जो कि उसके ही स्कूल में पढ़ता था। उसके साथ अपने पिता के मोबाइल से वो अक्सर बातचीत भी किया करती थी। और एक दिन बातचीत के दौरान उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया था, जिसके बाद उसकी काफ़ी पिटाई भी की गई थी, जिसके बाद फिर उसका स्कूल आना जाना बंद कर दिया जाता है। पिता ये चाहता था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर कोई नौकरी करे, घर की हालात सुधरेगी, लेकिन वो गलत रास्ते पर जा रही थी, इस वजह से उसकी पढ़ाई को छुड़वा दिया गया था और अब उससे उसके बॉयफ्रेंड का मिलना जुलना बंद होने लगा था। लेकिन दोबारा फिर वो जिद कर स्कूल जाने लगती है। वो दोबारा स्कूल जाती है, फिर से उस लड़के से उसकी मुलाकात होती है और मुलाकात दोबारा होने के बाद वो लड़का इसे मोबाइल देता है और ये कहता है कि इसी मोबाइल से वो इससे बातचीत किया करेगी। वो कई दिनों तक इससे बातचीत करता है, लेकिन दोबारा से फिर ऐसा होता है कि ये अपने मोबाइल को अपने स्कूल के बैग में रखकर भूल जाती, जिसके बाद एक दिन इसकी माँ इसके बैग को चेक करती तो उसके अंदर से ये मोबाइल पाती और उसके बाद फिर घर में काफ़ी शोर शराबा होता है। पिता और माँ दोनों मिलकर अपनी बेटियों को मारते हैं, बल्कि बड़ी बेटी को, और मारते पीटने के बाद दोबारा से उसका स्कूल छुड़वा दिया जाता है। लेकिन इस बीच इसका रिश्ता और उभरता है। वो अपने आशिक को अपने घर बुलाती है, अपने माँ बाप के ना रहने पे छिप छिपा कर वो मिलती थी। इसी बीच एक दिन ये दोबारा से पकड़ा जाती है और अब जब ये पकड़ाई थी उस वक्त उसके बॉयफ्रेंड को भी उसके माता पिता ने काफ़ी मारा पीटा था। ये देखकर असल में उसको तब जाकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। यानी जब उसके बॉयफ्रेंड की पिटाई हुई तब उसके बर्दाश्त से ये मामला बाहर हो चुका था, जिसके बाद वो ये फैसला करती है कि वो अपने माता और पिता की हत्या करेगी। और हत्या करने के लिए उसने 4 महीने पहले ही, यानी दिसंबर की ही जो कॉल रिकॉर्डिंग पाई गई थी वो दिसंबर की थी। दिसंबर में ही ये अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो उसे 15 से 20 नींद की गोलियां दे, जिसे खिलाने के बाद वो अपने माता पिता का कत्ल करेगी। लेकिन बॉयफ्रेंड इस बात से इनकार कर देता है। लेकिन दोबारा वो एक बबलू नाम के लड़के से नींद की गोलियां मंगवाती है और नींद की गोलियां मंगवाने के बाद फिर वो उस नींद की गोलियों को अपने माता पिता को खिलाती है और उसके बाद फिर उनकी हत्या कर देती है। इसमें जो कुल्हाड़ी थी वो कुल्हाड़ी उसका खुद का बॉयफ्रेंड उसे ला कर दिया था और उसी कुल्हाड़ी से अपने माता पिता की इसने हत्या की थी। इस मामले में पुलिस ने उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जो बबलू था और जो साथ में उस पर मेडिकल स्टोर था जहाँ से ये दवा लेकर आया गया था, यानी नींद की गोलियां ली गई थी, उस मेडिकल वाले को भी गिरफ्तार किया गया और इन तीनों को जेल भेज दिया गया।